Welcome again. Let's start with the second part of Dare to Lead. I know about your organization. आपने बात की कि एक तो फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन इसके अलावा आपकी टीम में बहुत सारे लोगों ने की एलिवेशन हुई है करियर के हिसाब से, और आई थिंक इफ़ यू कैन मेंशन द नंबर तो दैट वुड आल्सो हेल्प। जितना मैं जानती हूँ इंडस्ट्री में दैट्स एन हिस्ट्री दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ मेकिंग। इतनी ज़्यादा करियर एलिवेशन बहुत कम देखने में आती हैं, तो एक तो उसका बारे में बताइएगा कि वो कैसे होती हैं, और दूसरी बात ये कि व्हाट्स द थॉट बिहाइंड दैट, लाइक व्हाई यू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आपको ऐसा करना है। पहले तो आपने कहा कि नंबर का अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं कहूँ 2022 में फुल ईयर में, और आज हम फैब के एंड पे बैठे हुए हैं तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स यहाँ के गुजर चुके हैं, तो इन टोटल 14 मंथ्स में 79-18 इंटरनल प्रमोशंस हुई हैं। 80 ठीक है। इसमें फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो बने हैं वो हैं, सेकंड लाइन मैनेजर्स, बिजनेस मैनेजर्स, बिजनेस यूनिट हेड्स, जनरल मैनेजर्स, सारे उनको मैं अकाउंट कर रहा हूँ विद इन 12 मंथ्स। इसमें मेरे ख्याल में जब लोग एलिवेट होते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है सारों के अंदर, बाकी लोग भी उस क्यू में लगते हैं। पास में हम छोटी ऑर्गेनाइजेशन थे तो लोग ज़्यादा टाइम ले रहे थे, स्पेंड ज़्यादा था नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए। आप तो ऐसे भी आए हैं कि जिनको ऑर्गेनाइजेशन में 1 से 1.5 साल हुआ है, वो भी एलिवेट हो चुके हैं। सो कैसे होता है, मतलब एक तो ट्रांसपेरेंसी आपने कहा कि आप इंश्योर करते हैं, चलिए प्रोसेस को भी अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो ये थॉट कहाँ से आती है आपको? क्योंकि देखिए जनरली मैंने भी देखा जो कॉर्पोरेट कल्चर में एक चैलेंज आता है, जो लोग अक्सर गिला करते हैं, वो करियर ग्रोथ का गिला करते हैं। आई थिंक सैलरी और ये चीज़ें एक हद तक आपको सेटिस्फाई करती हैं, लेकिन उसके बाद जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा चाहिए होती है वो करियर ग्रोथ चाहिए होती है। सो आई वुड से लाइक द पीपल हु आर वर्किंग विद यू आर लकी इनफ दे गेट दैट प्लेटफॉर्म। लेकिन ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल अगर आप ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो आपके जहन में क्या सोच होती है? बिकॉज व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस क्वेश्चन और आपके आंसर से कि जो लीडर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस को रन करते हैं, उनकी थॉट में क्या चीज़ आ सकती है जो कि उनको हेल्प कर सकती है फॉर थिंकिंग लाइक यू? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ मेरे जो 3 चीज़ें मेरी ज़्यादा फोकस में रही हैं। एक तो ऑफ कोर्स अगर आप कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए रिजल्ट तो आपको डिलीवर करने हैं, वो तो एक ऑब्जेक्टिव होता ही होता है। लेकिन ये अगर मैं कहूँ कि जी मैंने सक्सेस गेन किया तो ये रिज़ल्ट मैंने अपने लोगों से लेने हैं। ये रिज़ल्ट मैं अकेला तो लेके नहीं आ सकता। जहाँ 700 पीपल काम कर रहे हैं उनकी जगह मैं तो काम नहीं कर सकता, तो उन्होंने ही डिलीवर करना है। तो उनको मैं कल्चर प्रोवाइड करूँगा, उनको अगर वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करूँगा तो फिर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं आ सकते। जो तीसरा पार्ट है रिज़ल्ट, पीपल, और तीसरा पार्ट है इंटेग्रिटी। हम इंटेग्रिटी की जब बात करते हैं, एथिकल बिजनेस की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल कस्टमर की फेसिंग की बात कर रहे होते हैं, वही वाला अप्लाई होता है आपके अपने लोगों के लिए भी, कि आप उनको कितने रिस्पेक्टफुली डील कर रहे हैं, आपने उनको कौन सा कल्चर दिया हुआ है, वो कितने समझ लें कि अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन। डाइवर्सिटी इंक्लूजन की आप बात करते हैं तो लोगों को आप कैसे इंक्लूड कर रहे हैं। जेंडर डाइवर्सिटी की बात करें, अदरवाइज़ भी आप जोग्राफिकल दूसरी डाइवर्सिटीज़ की बात कर सकते हैं। तो वो अगर आप करते रहें, 3 एरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरीली, रिजल्ट, पीपल एंड इंटेग्रिटी, ये अगर आप रखते हैं तो मेरे ख्याल में आप एक अच्छा कल्चर और एक अच्छी टीम बना सकते हैं। बहुत सही कहा आपने। खास तौर से फार्मास्यूटिकल इस सेगमेंट जो है, हमारा जो इंडस्ट्री है, ये एक हाईली रेगुलेटेड मार्केट है। तो इसमें मैं समझती हूँ शायद इंटेग्रिटी और इंडस्ट्री से आप समझते हैं कि और ज़्यादा मैटर करती है, और इसको आप इंश्योर कैसे करते हैं, किस तरह से? लाइक डू यू हैव अ सिस्टम, अ प्रोसेस जिस पे आप ये इंश्योर करा पाएँ, क्योंकि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह आप खुद मौजूद नहीं होते। सो कोई सिस्टम आपके यहाँ काम करता है उसके हवाले से? पहला तो ये कि इंटेग्रिटी तो मेरे ख्याल में हर जगह मैटर करती है, भले फार्मा हो या अदर देन फार्मा हो। जब आप डीलिंग विद इंटरनल पीपल कह रहे हैं तो उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन जब आप एक्सटर्नल कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ फार्मा, वो हमारे कस्टमर्स डॉक्टर्स होते हैं या फार्मेसी वाले होते हैं, और एंड कंज्यूमर जो हमारा पेशेंट होता है, उस पार्ट पे आपकी बात सही है कि हमारे ऊपर, हमारे शोल्डर्स पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि हम कोई कंज्यूमर में आइसक्रीम और वो चीज़ें नहीं बेच रहे जिसका कि हेल्थ पे वो वाला नहीं होता। हमारी मेडिसिन अगर पेशेंट को नहीं मिलेगी, राइट जगह पे उसको डायग्नोज नहीं करेंगे, उसको वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी, तो उसकी लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है। तो इसलिए हमारे शोल्डर्स पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कि हम इंटेग्रिटी से वहाँ काम करें, ताकि पेशेंट
कि लाइफ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। सही। अब पहले हमने आपसे पूछा एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आपने मेंशन किया कि डिटर्मिनेशन और अपना काम करना वो आपको हेल्प करता है। अब अगर अपने करियर को आप ओवरऑल देखें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से आज तक, कौन से ऐसे 1 2 3 यू कैन काउंट दैट, आपको बेहतर पता होगा कि जो आपके सक्सेस फैक्टर रहे हैं, व्हाट इज द फैक्टर दैट हैज़ बीन कंटिन्यूसली सपोर्टिंग यू टू गेट दैट सक्सेस? एक दो तो मैंने पहले जिक्र किया है कि परफॉर्मेंस कहाँ से आती है, रिजल्ट ओरिएंटेड होना कहाँ से आता है। मैं कमिटेड हूँ, जो मैंने टास्क लिया है, जो मैंने गोल सेट किया वो मैंने अचीव करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इसमें कहेंगे तो मेजॉरिटी पीरियड में वो सारे टास्क हो जाते हैं। हाँ, चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस के लिए आपको रिस्क को प्रायर आइडेंटिफाई करें और उसको टाइमली मैनेज करेंगे तो वो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, टीम ने मेरे से बढ़ के काम किया, मेरे आप कहने के कॉन्फिडेंस को उन्होंने उसी के पूरे उतरे और उसके बाद रिज़ल्ट जो है ना वो आना शुरू हुए। और जो मैं समझता हूँ, अगर सिर्फ मैं कैरियर की बात करूँ ना, तो मैंने कभी वो नहीं सोचा कि मैं इस पोजीशन पे बैठ जाऊँगा, ये मेरा लेवल आ जाएगा। मैं अपना काम करता हूँ, एक ज़िंदगी का एक ऑब्जेक्टिव सामने रखा हुआ है, वो एक बिगर गोल है जिसकी तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ, और बाकी अल्लाह ने करना है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं आज 10 किलोमीटर चलूँगा तो उसके बाद मैं अपने रब से ये मांग रहा हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। वो ज़्यादा बेहतर जानती है कि उससे हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो आपको डिफरेंट इम्तहानों में डालते रहते हैं, आपके उसके बाद टेस्ट होते रहते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे एक प्रोफेशनल या किसी भी शख्स की ग्रोथ में ऑर्गेनाइजेशन का कितना फैक्टर होता है और एक पर्सन की अपनी इंडिविजुअल एफर्ट का कितना होता है? अगर इसको 40-60-50 भी करना चाहें। 40-60 नहीं शादी, मैं तो बहुत क्लियर है इसमें। मैं कहूँगा कि 90% इंडिविजुअल का अपना रोल होता है, 10% ऑर्गेनाइजेशन का रोल होता है। इंडिविजुअल खुद, आई रिमेंबर कि मेरे जो प्रीवियस कंट्री हेड होते थे उनको पता था कि मैं कितना उसमें कमिटेड हूँ, और मैं मल्टीपल टास्क लेने में और असाइनमेंट लेने में, स्ट्रेच करने में, तो मैं हर वक्त विलिंग होता था। आप खुद चाहते थे अपने, खुद चाहता था कि मुझे और चीज़ें दें, मैं और करना चाह रहा हूँ विदाउट डिमांडिंग द रिवार्ड। सिर्फ ये नहीं कि मैं 4 फंक्शंस और देख रहा हूँ तो इसकी वजह से मुझे इसका रिवार्ड भी मिले, नहीं। वो मुझे लर्निंग में मुझे पे ऑफ कर रहे थे। जब वो कहते हैं ना कि जब आप एक लेवल पे पहुँच जाते हैं, आप उस पोजीशन के सारी कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, तो फिर तो वो पोजीशन तो मिल ही जाती है। ये बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर थोड़ा सा अगर आप और बता सकें कि हाउ डिड यू मेक इट। बिकॉज हम क्या करते हैं जनरली, जब हमारे पास एक रोल आ जाता है, जब आप कंट्री हेड बनने से पहले भी जिस रोल पे आप होंगे तो काफ़ी काम आपके पास होता होगा, लेकिन जब आपने मेंशन किया है कि आप खुद एफर्ट करते हैं या खुद जाते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा हमें ये जनरली हमें गिला होता है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कि ऑर्गेनाइजेशंस हमारी ग्रोथ में रोल प्ले नहीं कर रही है, जो कि सर्टनली एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत तो होती है, लेकिन एक इंडिविजुअल को क्या क्या कर सकता है वो अगर करंट रोल में रहते हुए, या क्या एक चीज़ आप सजेस्ट करेंगे जो भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर उनके करियर ग्रोथ नहीं हो रही तो वो खुद क्या कर सकते हैं जिससे वो ग्रो कर सकते हैं अपने करियर में? देखिए, मैं तो अब तक आपको एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैंने कहाँ से सीखा। मैंने, अगर मैं कहूँ इसको पॉजिटिव सेंस में अगर मैं कहूँ, तो मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग्स और उन चीज़ों से, ठीक है, मैंने की है। मुझे बीइंग एसोसिएट विद मल्टीनेशनल कंपनी, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स वहाँ पे होती रही, सारा कुछ करते रहे, लेकिन फॉर्मल कोचिंग, मेंटोरिंग और ये इन चीज़ों पे मुझे कोई इतना समझ लें कि अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली। कोई ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई बहुत ही अच्छे मैनेजर्स मिल गए और उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के यहाँ से यहाँ लेके आ गए, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ। हाँ, मेरे करियर में 3-4 मैनेजर्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन वो किसी एक एरिया में कोई स्ट्रॉन्ग था, कोई दूसरा किसी दूसरे एरिया में था। मेरी लर्निंग की सबसे बड़ी जो कह लें कि एरिया है जहाँ मैंने सीखा ना, वो अपने मैनेजर्स की वीकनेसेस को। अच्छा, ओके। मेरे मैनेजर की कौन सी चीज़ है जो वो सही नहीं कर रहा, जो मुझे नहीं अच्छी लगती एज एन इंडिविजुअल या एज ए प्रोफेशनल, तो मैंने वो अपने पल्ले बांधने की कोशिश की कि ये वाला काम जब मैं इस लेवल पे आऊँगा तो मैं नहीं करूँगा। ओके, ठीक है। उससे आप वो वाले नेगेटिव एरियाज ही सिर्फ ख़त्म करते जाए ना, तो आप आगे बढ़ते जाते हैं। और दूसरा पार्ट है जो मैंने पहले शुरू में कहा कि आपको पोजीशन के हिसाब से कुछ चेंज करना होता है। चेंज एजिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कह रहे हैं कि जी मैं मैनेजर हूँ और मैं कंट्री हेड भी बन जाऊँगा लेकिन वही काम करता रहूँगा,
फिर नहीं कर पाएंगे। तो आपको पोजीशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज होना पड़ता है। क्या मेजर डिफरेंस आता है एक जैसे आप करियर में ऊपर जाते जाते हैं, अपने लेडर्स ऊपर बढ़ते जाते हैं, मेजरली क्या चीज़ प्रैक्टिस कांस्टेंट फैक्टर कौन सा रहता है? या डेलीगेशन होती है, या आपको अपना जो आपका मेंटल एक्यूमेन है उसको जाहिर सी बात है उसको शिफ्ट लेना पड़ता है। तो जो लोग भी इस वक्त अपने समझने के नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए पर तोल रहे हैं, तो उनको वो थोड़ी हेल्प मिलेगी कि नेक्स्ट करियर पे जाने के लिए या अपर लेडर पे जब जाते हैं तो क्या एक दो चीज़ें स्पेशली जो करनी चाहिए? अदरवाइज आपने जो बात टच की, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा टाइटल तो चेंज हो जाता है लेकिन हम अक्सर उसी रोल के अंदर अपने आप को स्टक फील कर रहे होते हैं। अगर तो आप कह रहे हैं कि जी नेक्स्ट लेवल के लिए जो इंडिविजुअल जा रहा है, लाइक अगर वो सेल्स मैनेजर है और एनएसएम बन रहा है, या कोई एनएसएम और कंट्री हेड बन रहा है, या कोई और हेड ऑफ मार्केटिंग बन रहा है, उसके लिए उसने क्या करना है, इसमें जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एक तो आप ये समझ लीजिए कि जिस पोजीशन पे आप काम कर रहे थे पास में, ये वो वाली पोजीशन नहीं है, यहाँ की रिक्वायरमेंट्स ज़रा डिफरेंट होंगी। और वो डिफरेंट अगर आपको फॉर्मल कोई ओरिएंटेशन मिल गई है तो वहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो 1-2 दिनों की ट्रेनिंग में सारी चीज़ें तो नहीं हो पाती। जो बेस्ट टूल है उसके लिए वो है अपने आप को ओपन करना, लिसनिंग अपनी बढ़ाना, दूसरे लोगों को सुनना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप सुनेंगे नहीं तो फिर आप नई चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर सकते, नई चीज़ें आप लर्न नहीं कर सकते। तो लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। उस लिसनिंग से आगे अगर बढ़ना चाह रहे हैं, ज़्यादा फास्ट ट्रैक होना चाह रहे हैं, तो फिर आपको सवाल करना आना चाहिए। आप कैसे पूछेंगे? और सवाल हम नॉर्मली वो वाला कर रहे होते हैं जहां हम लेके जाना चाहते हैं डिस्कशंस को जी, वो वाला सवाल नहीं। क्वेश्चंस फॉर लर्निंग्स, क्वेश्चन अपने पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए भी। तो अगर आप सवाल करने की अच्छी एबिलिटी रखते हैं और आप सुनने की अच्छी एबिलिटी रखते हैं ना, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और इस बारे में क्या कहेंगे कि जैसे जैसे आप करियर में ऊपर जाते हैं, क्या आपका वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं? क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने उसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि ठीक है जैसे जैसे हम जी ग्रो करते जा रहे हैं तो हमारा जो ना घर जाने का टाइम लेट होता चला जाता है। तो क्या आपने भी ऐसे किया है कभी, या आप लाइक सुकून से चलता है? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में ज़्यादा अच्छा रहा हूँ। आप कह लीजिए कि जब से मैं रोल मेरा बढ़ता गया, मैंने टाइम नहीं बढ़ाया। हार्ड वर्किंग तो अब आजकल कौन मानता है? हार्ड वर्किंग तो सॉरी बहुत पहले की होती थी ना। आजकल तो आप स्मार्ट वर्किंग की बात करते हैं, आजकल टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करते, आजकल आप प्रायोरिटाइजेशन की बात करते हैं। कौन सा काम आपका इम्पोर्टेंट है जिसको आप सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मतलब लोगों को एम्पावर करता हूँ। आज भी मैं घर पे कोई ऑफिस का काम नहीं करता और मैं कोई लेट सिटिंग भी नहीं होती। कि क्या टिप देंगे उन लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा हर वक्त उनकी प्लेट फुल रहती है? और अक्सर मैंने देखा है जो लोग करियर पे ऊपर चलते जाते हैं लेडर में अपने, तो उतना उनका घर का टाइम जो है ना, क्वालिटी टाइम, वो कॉम्प्रोमाइज़ होता रहता है और ज़्यादा टाइम उनका लग रहा होता है हर वक्त ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स। आप तो क्योंकि उस लेडर पे माशाल्लाह से हैं, सो कोई एक टिप अगर उन सबको देना चाहें जो कि स्टक है इस वक्त अपनी ना, और फैमिली और ऑफिस लाइफ को मैनेज करने में मुश्किल होती है? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो बिगर रोल में आने के बाद भी ना लोगों को एम्पावर नहीं करते और सारे उनका काम खुद कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं। ऑफ कोर्स अगर एक एनएसएम 200 लोगों का काम करेगा, मेडिकल रैप्स का सोचेगा, तो वो नहीं कर सकता, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है और उसका रोल भी नहीं है। और अगर वो कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। बीइंग एनएसएम या बीइंग अ बिजनेस हेड, मार्केटिंग हेड, उसका रोल एक डिफरेंट है ना। तो वो अगर माइक्रो में जा रहे हैं, दूसरे की जॉब में कर रहे हैं, तो फिर वो अपना टाइम जो वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा जो मुझे लगता है, अगर वो अप्रोप्रिएटली लोगों को एम्पावर भी करते हैं, डेलीगेट भी कर रहे हैं, तो फिर प्रायोरिटाइजेशन का इशू आता है। ओके। छोटे काम पे, लेस इम्पोर्टेंट काम पे ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो अगर आप प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, आपकी प्लेट तो हमेशा फुल ही रहेगी। आप ये तो कर ही नहीं सकते। आप हर दिन आते हैं, सुबह आते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट होती है ये काम करने, तो वो आप लास्ट डे के भी कुछ छोड़ के गए होते हैं, आगे भी चल रहे हैं। तो ये काम ख़त्म हो रहे हैं तो दैट मीन्स जॉब ख़त्म होगी ना, काम तो ख़त्म होने नहीं है। और जब ख़त्म होते हैं तो जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं वो इनिशिएटिव्स ले लेते हैं, आगे और बढ़ते हैं। लेकिन प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, टॉप प्रायोरिटी कौन सी है।
उनके ऊपर अगर टाइम लगाएंगे तो फिर आप ज़्यादा कंफर्ट में रहेंगे।